तो चलिए आज बात करते हैं भारत की आज़ादी के उस 90 साल लंबे सफ़र की, यानी 1857 से 1947 तक के उस दौर की जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी कहानी को समझेंगे और हाँ, उन सभी ज़रूरी बातों पर भी गौर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई लगभग 100 साल के इस इतिहास को एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में कैसे समेटा जाए। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे विद्रोह की पहली चिंगारी से, फिर देखेंगे कैसे संगठन बने, उसके बाद आएगा जन आंदोलन का बड़ा दौर, फिर क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे और आखिर में स्वतंत्रता और विभाजन तक पहुंचेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी सवाल भी देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। साल था 1857 और माहौल में ना एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो बहुत जल्द एक बड़ी आग बनने वाली थी। कहते हैं ना कि बड़े तूफान अक्सर एक छोटी सी वजह से शुरू होते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के पीछे सालों का गुस्सा तो था ही, लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगर बना ना, वो कोई पॉलिसी नहीं थी बल्कि राइफल का एक कारतूस था। एक ऐसा कारतूस जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर मंगल पांडे के एक अकेले विरोध से जो बात शुरू हुई थी वो मेरठ से दिल्ली तक पहुंच गई और एक पूरे विद्रोह में बदल गई। इसे किसी एक लड़ाई की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में कई लड़ाइयां थीं जो एक ही वक्त पर लड़ी जा रही थीं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब थे। मतलब हर नेता अपने अपने इलाके में इस विद्रोह का चेहरा था और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और कमजोरी भी। हाँ, ये बात सच है कि मिलिट्री लेवल पर यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक गया। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। मतलब भारत पर हुकूमत करने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद एक बात साफ हो गई थी कि सिर्फ हथियारों से बात नहीं बनेगी, लड़ाई का तरीका बदलना होगा। और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत होती है, विचारों और संगठनों की लड़ाई की, सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल अवेयरनेस की। इसी दौर में एक के बाद एक कई जरूरी ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे सामाजिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज और आर्य समाज सामने आए, और फिर 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पहली बार पूरे देश को अपनी राजनीतिक मांगे रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और फिर आया साल 1905 और एक ऐसा फैसला जिसने आग में घी डालने का काम किया, बंगाल का विभाजन। कहने को तो अंग्रेजों ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन सब जानते थे कि ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। और इसी माहौल में आज़ादी की लड़ाई की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी भारत आए और उनके आने के साथ ही ये लड़ाई अब कुछ पढ़े लिखे लोगों या संगठनों तक ही सीमित नहीं रही। ये एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गई। अब जब आंदोलन बड़ा हो रहा था तो उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी कमर कस ली। वो लेकर आए रॉलेट एक्ट, एक बहुत ही सख्त कानून। इसे न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार को हक देता था कि वो किसी को भी बिना किसी ट्रायल के सीधा जेल में डाल सकती थी। और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां वो भयानक नरसंहार हुआ। एक ऐसी घटना जो हमेशा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का प्रतीक बन गई। इस नरसंहार के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को पूरे देश का हथियार बना दिया। पहले आया असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश सरकार की हर चीज का बहिष्कार किया गया, और फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई उस मशहूर दांडी मार्च से, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो अब हम पहुंचते हैं इस लड़ाई के आखिरी और सबसे तेज दौर में। इस फेज में क्रांतिकारी गतिविधियां भी थीं और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का आखिरी कॉल भी। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य काफी कमजोर पड़ चुका था। इसी मौके पर 1942 में आज़ादी के लिए एक आखिरी और निर्णायक जन आंदोलन शुरू किया गया।
भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने वो नारा दिया जो आज भी गूंजता है, करो या मरो। ये नारा साफ साफ बता रहा था कि अब बस बहुत हो चुका, ये आखिरी लड़ाई है। और यहाँ से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जिसका नतीजा दोहरा था। एक तरफ थी आज़ादी की खुशी तो दूसरी तरफ था बंटवारे का दर्द। दशकों के संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियों और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इसी के साथ खत्म हुआ लगभग 200 सालों का ब्रिटिश राज। तो चलिए, इतनी लंबी कहानी के बाद अब जरा अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं कुछ सवालों के साथ। ये वो सवाल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आते हैं। पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर या झांसी? और इसका सही जवाब है बी, मेरठ। ठीक है, अगला सवाल एक अहम शख्सियत के बारे में है। 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? और सही जवाब है बी, रामचंद्र पांडुरंग। और आज का आखिरी सवाल, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? इसका सही जवाब है सी, दयानंद सरस्वती। तो बस आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि क्या इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं हैं, या फिर ये उन कुर्बानियों की एक लंबी कहानी है जो आज भी हमारे वर्तमान को शेप दे रही है? सोचिएगा जरूर।